नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में एक बार पुनः। हम बात कर रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर की, तो उसके दोनों लेक्चर आप देख चुके होंगे। फर्स्ट आपने देख लिया होगा, सेकंड में कुछ खास बातें हैं भी नहीं। तो अब बात बचती है कि भाई लेक्चर देखने के बाद में क्या करना है। मैंने कहा जाहिर सी बात है, होमवर्क की बातें करनी ज़रूरी है, क्योंकि बगैर उसके काम चलने वाला नहीं है। फिजिक्स में अगर आप लेक्चर को अच्छे से समझते हैं तो उसके बाद में उतने ही जुनून के साथ, उससे कहीं ज़्यादा, मतलब जो कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं उसको खुद से अप्लाई करने के लिए यानी होमवर्क करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप होमवर्क को टाइम पे पूरी ईमानदारी से करते रहेंगे तो ये 100% गारंटी है कि आप जिस भी मिशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मतलब बहुत अच्छा सफलता आप प्राप्त करेंगे। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने होमवर्क जो है वो आपको दो जगह से दिया है। एक एससी वर्मा बुक से दिया है, सीवी सबके पास होगी, सही होनी चाहिए, क्योंकि एक ढंग की बुक है जिसमें थ्योरी बहुत अच्छे से लिखी हुई है, जो कि अपने को पढ़नी चाहिए। इसके अलावा कोई भी बुक अपने को पढ़नी नहीं चाहिए, मतलब जरूरत नहीं है। जब आप वीडियो देख लेंगे यानी लेक्चर आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको थ्योरी के लिए कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं है। एससीवी जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है वो आप बिल्कुल पढ़िएगा, मतलब काफ़ी अच्छी बुक है, उसको अपने को पढ़ना चाहिए। और उसके पीछे के जो भी सवाल हैं वो हम देखेंगे होमवर्क में। और दूसरे सेकंड वाला जो होमवर्क है, यानी कुछ और जो होमवर्क दिया गया है वो आपको दिया गया है बुकलेट से, है ना। तो अपने दोनों ही होमवर्क करने हैं और दोनों का ही डिस्कशन करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचने का कि पहला लेक्चर है और पहला टॉपिक है, बहुत होमवर्क दे रहा है मास्टर, ऐसा नहीं है। पहला है तो बहुत करेंगे, ऐसा ही मतलब सब चैप्टर में मिलता रहेगा और हम उतने ही जुनून के साथ सारा का सारा होमवर्क करेंगे। अगर हम होमवर्क करेंगे तो ही हम जो है अपनी ओर से फिजिक्स को सीख पाएंगे, है ना। वैसे ही पहला चैप्टर इतना कोई तोफ ज्यादा है नहीं, मतलब उतना फिजिक्स वाली बात भी नहीं है, इसमें इजी टाइप का है और आपको परेशान होने की भी कोई उसमें खास जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अच्छे से समझ लिया और फिर उसके 3 तरह के एप्लीकेशन की बात कर दी, तो आपसे सवाल होगी, इस बात की गारंटी है। किसी पर्टिकुलर सवाल में आप अटक रहे होंगे तो इसमें आप मतलब हो सकता है कि आप ऐसे नाम से उस चीज को नहीं जानते होंगे। परमेबिलिटी, परमिटिविटी, सरफेस टेंशन, ये टेंशन, वो कुछ ऐसे नाम आपको हो सकता है कि अभी आपने नहीं पढ़े हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए। लेकिन उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लेवल पे हमारे पास जो भी सवाल आएंगे उसमें फॉर्मूला हमें साथ में दिया होगा। ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो, है ना, कि कुछ मतलब डायमेंशन हमें पूछी जाएगी तो हमें उसका फिर फॉर्मूला दिया होगा, है ना। धीरे धीरे जाके हम जो है आगे पूरी फिजिक्स में पढ़ेंगे तो फॉर्मूला हम पढ़ भी लेंगे, डेराइव भी करेंगे, उसको बहुत अच्छे से खूब सारे सवाल सॉल्व करेंगे। तो इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और खेला को शुरू करते हैं। पहले अपन बात करते हैं एससी वर्मा के डिस्कशन की, यानी एससी वर्मा जी की जो बुक है अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, इससे जो होमवर्क दिया गया है इसको आप पूरी ईमानदारी से सॉल्व कीजिए। मतलब इसमें बहुत ही मतलब मजा आ जाता है, इसमें आप सॉल्व करते रहिए तो आपके जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो सवाल रहते हैं इसके अंदर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल बहुत ही बेहतरीन रहते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन पे बेस्ड जो सवाल रहते हैं वो बहुत अच्छे सवाल रहते हैं ना। चलिए भाई साहब, तो पहले आप देख चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स नाम का ही चैप्टर होगा, व्हाट इज फिजिक्स वगैरह ज्ञान दिया हुआ है आपको। फिर यूनिट्स के बारे में बात दिया, कुछ बातें की गई है डिफरेंट टाइप की। फिर डायमेंशन के बारे में बातें की गई है, फिर यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बात की गई है। अगर आप पेज नंबर 5 पे चलेंगे, है ना, पेज नंबर 5 नया वाले एडिशन की बात कर रहे हैं, तो आपको पहला सवाल इस बुक में दिखाई देगा। वो सवाल है एग्जांपल नंबर 1.2, नहीं एग्जांपल नंबर 1.2 से पहले 1.1 भी होगा, हाँ, वो पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 पे अगर आप आइएगा तो आपको एक सवाल मिलेगा 1.1। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उम्मीद है कि आप सबसे हो गया होगा। सवाल इतना आसान है, बोल रहा है कि कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इक्वेशन। अब देख, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला पूछा और तुमको इक्वेशन भी दिया। इक्वेशन क्या दिया है? E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। वैसे आप इतने भी अनपढ़ नहीं हैं कि कौन सी एनर्जी लिखी हुई, हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई, कक्षा 9 में भी हमने बात की थी। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जाएगा तो हाफ का कोई रोल होगा क्या? उसमें कोई रोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। मास का क्या हो जाएगा? m आ जाएगा। v क्या है? लेंथ बाई टाइम है, तो l बाई t का स्क्वायर आ गया। ओहो हो, तो क्या ये m1
एल स्क्वायर और टी की पावर 2 नीचे आ जाएगी, ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी की पावर -2। क्या आपको यही दिखाई दे रहा है ऑप्शन, मतलब देखिए ml स्क्वायर टी -2। तो ये एग्जांपल नंबर 1.1 था। हम एग्जांपल भी देख ले रहे हैं कि मान लीजिए किसी एग्जांपल में भी आपको कोई दिक्कत हो तो तुरंत जो है आप उसको देख के आगे बढ़ सकते। बाय डिफॉल्ट मास्टर आपको हर सवाल बताएगा, मतलब पहले सवाल एग्जांपल से लेके वर्कड आउट एग्जांपल, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, एक्सरसाइज, सारी बातें बताई जाएगी। तू अपने हिसाब से देख ले कि कौन से वाले में तेरे को दिक्कत हुई है, उसका सॉल्यूशन देख ले, है कि नहीं है। चलो भाई साहब, क्योंकि कैमरे के इस और मुझे नहीं पता कि कौन से वाले सवाल में तेरे को दिक्कत आ रही है, तो बाय डिफॉल्ट में सारे के सारे सवाल तुझे बता रहा हूं, तू अपने हिसाब से देख ले, है कि नहीं है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे तो आप पेज नंबर 5 पे एग्जांपल नंबर 1.2 पाएंगे। क्या पाएंगे? एग्जांपल नंबर 1.2। आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? t is equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ m अपॉन f by x। क्या दिया हुआ है? m अपॉन f by x। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फिर क्या पूछा है? टेस्ट द डायमेंशनलिटी इफ द फॉर्मूला t is equal to 2 pi under root of m upon f by x may be correct if t is the time period, t टाइम पीरियड है तो इसकी डायमेंशन हमको पता लग गया कि m0 L0 t की पावर क्या आएगी? 1 आएगी। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। फिर हम आगे बढ़े तो 2 पाई कांस्टेंट है अंडर रूट में, ओहो। अच्छा, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए तो ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई साहब, है कि नहीं? एलएसएस साइड यानी राइट हैंड साइड का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डायमेंशन क्या आ गई है? m0 L0 t1। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, 2 पाई कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया। ओहो हो, अंडर रूट में अगर आप बात करें तो मास का हो गया है m, फोर्स का कितना होता है? mlt-2। फोर्स का याद होना चाहिए आपको कि mlt-2। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया है x, जो कि लेंथ है। क्या x लेंथ ही होगी भाई साहब। ओहो, x इज डिस्टेंस है तो l दिया हुआ है, L से L गायब हो गया, देखो जरा, M से M गायब हो गया, t की पावर -2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ t की t स्क्वायर, बार क्या आ जाएगा? t। ओहो, तो यहाँ m0 L0 t1 है, हाँ यहाँ पे t1 है, बाकी m इसको क्या m0 L0 t1 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो क्या राइट हैंड साइड का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है? बिल्कुल। तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? तो सही बात है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अच्छा लगा अपने को भाई, ओहो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं अगले वाले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही आसान था ये। फिर अपन अगर ध्यान से देखें तो आगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे कुछ बातें की हुई है ना। फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ओहो हो। फिर आ जाते हैं वर्कड आउट एग्जांपल। कौन से वाले एग्जांपल? वर्कड आउट एग्जांपल। आओ देखें जरा उसमें क्या चीज है। वो सारे सवाल जो है सॉल्व किए हुए हैं वहां पे। तो आपको एक बार सॉल्यूशन देख लेना चाहिए, अगर आप फंस जा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन बिल्कुल आपको एक बार देख लेना चाहिए, है ना। चलिए पहला सवाल, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज, है ना। पहली क्वांटिटी क्या लिखी हुई जरा ध्यान से देखें, 1 का ए वाला पार्ट, वर्कड आउट एग्जांपल के 1 का ए वाला पार्ट है। अच्छा, फॉर द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, जी के बारे में बात कर रहे हैं। इतने सही आदमी है कि तुमको फॉर्मूला दे रहे हैं ना। हालांकि तूने ये वाला फॉर्मूला Gm1 m2 by r² तो पहले कभी जिंदगी में सुना होगा ना, सुना ही होगा, तूने 9th में भी सुना है। अच्छा, जी की डायमेंशन हमें चाहिए, यही तो है ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? f(r²) डिवाइडेड बाई m1 m2। अच्छा भाई साहब, और f का अगर g का डायमेंशन तुमसे पूछा गया है तो f का तो अपने को याद होना चाहिए, f का डायमेंशन याद होना चाहिए। क्या होता है? mlt-2 mlt-2 r² का क्या हो जाएगा? l²। मास इंटू मास है, m1 m2 है ना, तो m² आ गया। ओहो, एक m से एक m कट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा m की पावर -1 और l² हो गया है और t की पावर क्या है? -2। ओहो, देखो जरा ध्यान से, g की डायमेंशन क्या आती हुई दिखाई दे रही है? m की पावर -1। अच्छा, हाँ अच्छा, l इंटू l, ये l क्यूब हो गया ना, सॉरी l इंटू l² हो गया l क्यूब, तो m -1 l की पावर
3t की पावर -2। तो फर्स्ट हो गया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत सा। अच्छा तुझे नीचे फॉर्मूले काहे को दिए कि बाय डिफॉल्ट हम, ये पहला चैप्टर है भाई, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी सवाल आएगा, कोई भी क्वांटिटी आएगी, कोई भी फॉर्मूले, कोई भी नई चीज आएगी तो उसका फॉर्मूला तेरे को सवाल में दिया रहेगा, इसलिए परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, आगे जाएंगे तो धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाएंगे। बी पे चलते हैं, किस पे चलते हैं? बी पे चलते हैं। बी पे क्या पूछा है? सरफेस टेंशन के बारे में पूछा है। किसको पूछा है? सरफेस टेंशन के बारे में। और सरफेस टेंशन होती क्या है पता नहीं क्या है, लेकिन तुझे फॉर्मूला दिया हुआ है रो जी आर एच डिवाइडेड बाई तुझे दिया हुआ है 2, है कि नहीं? वैसे रो डेंसिटी है तो वो हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का L क्यूब। जी एक्सेलरेशन है तो ml t - 2 हो गया। फोर्स डिवाइडेड बाई मास कर दिया तो हो गया क्या अपने पास? एक्सेलरेशन। ओहो, r लेंथ है, l लेंथ है तो ये l स्क्वायर हो गया, तो l और इंटू l तो ये l क्यूब हो गया। तो l क्यूब से ये बत्तियां गायब हो गई। ओहो, ये जो है एक m से एक m गायब हो गया, बचा क्या है? mt -2। क्या mt -2 आता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आता हुआ दिखाई। वैसे तो सरफेस टेंशन है ना, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। आगे जाके पढ़ेंगे यार, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, फ्लूइड में पढ़ेंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्स होता है mlt -2 डिवाइडेड बाई लेंथ कर दिया सीधा mt -2 हो जाएगा, इसलिए परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। सी में तुमसे पूछा है, क्या पूछा है? थर्मल कंडक्टिविटी। क्या पूछा है? थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा सी में तुमसे पूछा है थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। हाँ तो फॉर्मूला दिया है भाई, है Q = K θ2 - θ1 इंटू T डिवाइडेड बाई D, है कि नहीं यार? ओहो, तुझे क्या चाहिए? कि जो चाहिए वो इस साइड ले आ, Q इंटू D डिवाइडेड बाई θ2 - θ1 इंटू D आ जाएगा, है कि नहीं यार? अच्छा भाई साहब Q तेरे को क्या दिया देख जरा ध्यान में। Q तेरे लिए एनर्जी होती है ना? अच्छा D बीच की दूरी हो जाती है, θ2 - θ1 जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो एनर्जी जो है उसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन। अगर K की डायमेंशन निकालनी है तो अपन क्या करेंगे? एनर्जी जो है फोर्स इंटू, वैसे एनर्जी की होगी वर्क के बराबर, तो mlt -2 तो फोर्स की होगी, इंटू लेंथ करेंगे तो वर्क हो जाएगा। ml² t - 2 तेरे पास किसकी आ गई? Q की आ गई। D बीच की दूरी है तो उसका L आ गया है। θ2 - θ1 जो है वो क्या है? वो थीटा आपका टेम्परेचर है, तो ये इसका क्या आ जाएगा? केल्विन आ जाएगा ना। और T क्या है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए जो T है वो टाइम है यहाँ पे, है ना? अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये जो है ये T टाइम के लिए, और ये θ2 और ये जो है K लिखा हुआ वो टेम्परेचर के लिए, है ना? चलिए तो ये जो T है आपका, ये खेला क्या हो गया है? L इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ml क्यूब और T की पावर -3 और K की पावर -1, है ना? तो mlt -3 K की पावर -1 निकाल लिया आपने। ये कौन सा वाला पार्ट था? ये सी वाला पार्ट। कुल मिला के मास्टर तुमसे ये बोल रहा है कि फॉर्मूला दिया होगा, जिस आइटम का निकालना है उसको लेफ्ट में ले आइए, राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज को उधर लिख दीजिए, राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज की डायमेंशन को लिख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जो अननोन होगा उसकी डायमेंशन आ जाएगी। फॉर्मूला तुझे सवाल में दिया होगा, परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं। और तू बोल रहा है बहुत तगड़ी चीज है, नहीं बहुत आसान चीज है, बिल्कुल तेरे को मतलब जैसे हीट पड़ेगा तो ये सब पता होगा, है ना? तो फॉर्मूला देखने की जरूरत भी नहीं होगी तुझे, है ना? तो ऐसे परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं। चलिए डी पे आ जाते हैं। डी में क्या पूछा तुमसे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हालांकि अपन पहले भी लेक्चर के टाइम भी इसके बारे में बात की थी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमको कुछ नहीं आता भाई, इसने बोल दिया कि F = -of eta A dV। अच्छा वो जो V2 - V1 है वो क्या है? डेल्टा V है ना? V2 - V1 लिख देता हूं, तुझे नहीं पता डेल्टा V क्या होता है? x2 - x1, x2 - x1। अब मुझे अगर ईटा की डायमेंशन चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगा? फोर्स इंटू x2 - x1 डिवाइडेड बाई A इंटू V2 -
v1 है कि नहीं है। अच्छा माइनस भले ले जाइए, माइनस से डायमेंशन थोड़ी फर्क पड़ जाएगी। तो मुझे अगर ईटा की डायमेंशन पता करनी होगी तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी मेरे लिए, mlt -2 है कि नहीं है। और x2 x1 लेंथ का डिफरेंस होता है, क्या होता है, लेंथ का डिफरेंस है। तो x2 L1 तो x2 x1 लेंथ ही आ जाएगी, बटा l कर दे। एरिया जो है ए एरिया होता है ना, वो आगे जाके पढ़ो न्यूटन्स को, F इक्वल ई टाइम माइनस dv बाई dz, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ए एरिया होता है तो l स्क्वायर हो जाएगा। v2 v1 है, मान लो कि दो लेयर की वेलोसिटी का डिफरेंस है, तो भाई वेलोसिटी आएगी ना, दो वेलोसिटी का डिफरेंस लोगे तो है कि नहीं यार, तो वो कितनी हो जाएगी, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है। ऊपर ले जाइए, एक l से एक l कट जाएगा, एक l से यहाँ काट दीजिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि m और l ऊपर चला जाएगा तो l की पावर -1 और t की पावर क्या है -2, ml -1 t की पावर, एक मिनट t कहीं और, हाँ ये -2 नहीं कैसे होगा, -2 इंटू t, जो t की पावर क्या आ गई है -1, m l -1 t -1, कहाँ दिखाई दे रहा है तुझे, दिखाई दे रहा है मतलब आंसर में, है कि नहीं है। चलिए तो ये पहला सवाल हो गया। कुल मिला के मास्टर ये बोल रहा है कि बिल्कुल ही बहुत ही कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सारा फिजिक्स बहुत इजी, अरे बहुत ही इजी, मतलब तेरे को समझना है और होमवर्क जो है रोज का रोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा फिर तेरे को क्या होगा कि क्लास में समझ में आएगा, तेरे को लगेगा कि सारा कार्यक्रम सही चल रहा है, लेकिन तूने अगर अपने से नहीं किया तो सवाल क्या है ना, एज इट इज नहीं आते, मतलब है कि नहीं है। मतलब तेरे को क्लास में कार चलती हुई दिखाई देगी और सवालों में बैलगाड़ी चल रही होगी, ट्रक चल रहा होगा, रेलगाड़ी चल रही होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा भाई, बाकी सवाल मतलब अनगिनत बनाए जा सकते हैं। इसलिए जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का, फिर उसको अप्लाई करने का और फिर एकदम चिल होके सो जाने का, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आपको आजादी देता है एक बार समझ के उसको अप्लाई करके सो जाने का। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, उसको अप्लाई करने की जरूरत है और उसके बाद आराम करने की, दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखने की जरूरत है, ताकि आप उन चीजों को जब जरूरत पड़े एग्जाम में, जहां भी जरूरत पड़े उसको अप्लाई कर पाए, एकदम कूल हो गया है कि नहीं है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ लें क्या, वेरी गुड, ये था सवाल 1 वाला। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। चलिए फर्स्ट सवाल हो गया, आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे कितने पार्ट, ABCD, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं अपन, है ना। चलिए पहला वाला सवाल देखते हैं। ए में क्या बोल रहा है भाई साहब, चार्ज Q का बोल रहा है, ओहो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो I का तो I हो गया भाई, और I तो खुद ही एक मतलब जो है वो यूनिट हो गई है फंडामेंटल, और टाइम का T हो गया, तो I इंटू टी देख लो भाई, हाँ तो I इंटू टी हो गया, खत्म बात। बी में आ जाओ। बी में क्या पूछा तुमसे, बी में तुमसे पूछा है पोटेंशियल के बारे में। क्या पूछा है, पोटेंशियल की डायमेंशन बताओ, किसकी बताएं, पोटेंशियल की। कोई फॉर्मूला दिया है क्या आपको, वेरी गुड, क्या दिया है कि U इज इक्वल टू, U इज एनर्जी है, U इज इक्वल टू I VIT, ओहो है कि नहीं, और V चाहिए तो अपन क्या कर देंगे, U डिवाइडेड बाई IT। तो V का डायमेंशन चाहिए होगा तो अपन क्या कर देंगे, U का डायमेंशन डिवाइडेड बाई I का डायमेंशन डिवाइडेड बाई T का डायमेंशन। U तो एनर्जी है तो mLT -2 इंटू L कर दीजिए, ये एनर्जी हो गई, mL स्क्वायर T -2, I का क्या हो जाएगा, I रहेगा, है ना। अच्छा और T का क्या हो गया, T हो गया है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक T से mL स्क्वायर T की पावर -3 हो जाएगी इंटू I की पावर -1, है कि नहीं है। mL स्क्वायर T की पावर जो है बेसिकली आपके पास हो गई है mL स्क्वायर T की पावर -3 I की पावर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी हो गया, आगे बढ़ते हैं कैपेसिटेंस सी वाला देखिए। सी में क्या पूछा है आपसे, सी में आपसे पूछा है कैपेसिटेंस सी, है ना। अच्छा भाई साहब, और दिया क्या है, Q इज इक्वल टू CV। सी चाहिए तो आप क्या कर देंगे, Q डिवाइडेड बाई V, और Q खुद ही क्या है, I इंटू टी डिवाइडेड बाई V क्या है, पोटेंशियल है, यही हमें अभी भी पता किया। तो I का तो अपने लिए I ही हो गया है, C का डायमेंशन चाहिए तो T का क्या हो गया, मैंने कहा T हो गया, और V का क्या हुआ है, मैंने अभी तो निकाला ना यार, mL स्क्वायर T -3 I -1, है कि नहीं यार। तो ऊपर ले जाइए भाई साहब, m की पावर क्या आ जाएगी, -1, है कि नहीं यार। अच्छा L का देखिए भाई साहब, L जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, L -2, क्या हो जाएगा
-2। और टी के साथ क्या होगा, जरा टी ऊपर जाके प्लस का 3 हो गया तो टी की पावर 4 हो गई, क्या बोलते हो, है कि नहीं यार। अच्छा, और आई जो एक आई यहाँ पे एक आई 2, आई की पावर 2 हो गई क्या, वेरी गुड, है कि नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे कहीं पे एम, हाँ तो m की पावर -1, l की पावर -2, आई स्क्वायर टी की पावर 4, रटेंगे क्या, नींद नींद से बातें कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, डी की बात कर लेते हैं अपन, है ना, तुमको लग रहा हो क्या आसान आसान सब बातें हैं, तो कर लीजिए भाई। द रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस का पता करना होगा तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ हमें वैसे ही पता है, R हो जाएगा V बाई आई, है ना। V का डायमेंशन क्या है, मैंने कहा ये रहा भाई, लिख ले, R का डायमेंशन अगर तुझे प्राप्त करना है तो V का डायमेंशन हो गया तेरे लिए एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 आई की पावर -1 डिवाइडेड बाई आई, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और आई की पावर क्या हो गई है -2। अरे एक ऊपर जाके और हो गया ना, देख ले जरा, एम एल स्क्वायर टी की पावर टी की पावर बेसिकली -3 और आई की पावर -2। चलिए तो ये हो गया सेकंड वाला सवाल, पढ़ लें क्या आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, तीसरा वाला सवाल। तीसरा वाला सवाल तुमसे क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, SI एंड CGS यूनिट ऑफ एनर्जी आर जूल एंड हाउ मेनी अर्ग आर इक्वल टू 1 जूल। तो ये वो जो अपना है ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में रिश्ता बिठाने के लिए तीन एप्लीकेशन होते हैं ना, तो ये एक जो है पहला वाला एप्लीकेशन जो था उस पे बेस्ड है, मतलब है कि नहीं है। आपको बोला है कि एक जूल और एक अर्ग में कितना, मतलब जो है क्या क्या रिलेशनशिप होती है, एनर्जी की बातें हो रही है ना, है कि नहीं है, 1 जूल एंड 1 अर्ग के बीच में रिश्ता बिठाना है कि नहीं है। और एनर्जी की डायमेंशन होती क्या है, एम एल टी -2 फोर्स इंटू, थोड़ी कर दीजिए, तो एम एल स्क्वायर टी -2 आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी डायमेंशन हो जाएगी, इसकी अलार्म को बंद करते हैं, बहुत अलार्म बज रहे हैं भाई। बंद हो जाओ, हाँ सब बंद हो जाओ, कोई अलार्म नहीं बजेगा अभी। चलिए बहुत, हाँ तो ठीक है, ये हो गया, बहुत बढ़िया, है कि नहीं है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो आपके पास जो है इन दोनों के बीच में रिश्ता बिठाना है, मतलब आपको है ना, मास है, लेंथ का स्क्वायर है और टी की पावर -2 है ना, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर अपन बात करें तो जो 1 जूल होगा ये एसआई में और ये किस में, सीजीएस में, है कि नहीं यार, बहुत बढ़िया भाई। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो 1 जूल आएगा वो क्या होगा, 1 kg इंटू 1 मीटर का स्क्वायर, है ना, 1 सेकेंड की पावर -2 ऐसे वेरी करेगा। और यहाँ पे जो 1 अर्ग आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम होगा कि नहीं होगा, इंटू लेंथ है, वहां पे लेंथ क्या होती है सीजीएस में, सेंटीमीटर होती है ना, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं। और सीजीएस में भी टाइम सेकंड में ही होता है यार, 1 सेकंड की पावर -2। अब आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1 जूल डिवाइडेड बाई 1, है ना, ये अपने पास क्या आ जाएगा। अच्छा मैं थोड़ा फास्ट कर लूं क्या, 1 केजी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख दो, डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। ये क्या होगा, 1 मीटर है, 1 मीटर को अपन क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है कि नहीं है। 1 सेकेंड है की पावर -2। अच्छा मैं कर क्या रहा हूं ये तो पता है ना, n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाई m2 की पावर a, L1 बाई L2 की पावर b, T1 बाई T2 की पावर c। ये खेला खेल चुके हैं ना अपन, वेरी गुड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ गया अपना 1000 और ये क्या आ गया है 4 मीटर, लगा दीजिए तो कितना आ गया, जरा ध्यान से देखें,
वो 3 और 10 की घात 7, ये क्या हुआ 1 जूल इज इक्वल 10 की पावर 7, जरा ध्यान से देखो 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7, वो आ गया क्या, बहुत बढ़िया। तो एक ठीक ठाक किस्म का सवाल, मतलब क्या ही ठीक ठाक है, बहुत ही आसान था। अगले वाले पढ़ ले, थोड़ा अपने को स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आगे वाला सवाल है फोर्थ। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 into 10 की पावर 9 मीटर, एक्सप्रेस इट इन डाइन। अच्छा, यंग्स मॉडुलस पता नहीं, अब परेशान ना हो, कुछ होता होगा। यंग्स मॉडुलस क्या दिया हुआ है 19 into 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यार स्पूड को क्या रहा, चलिए नेक्स्ट वाला सवाल क्या है, फिफ्थ। बोर्ड को पता नहीं क्या दिक्कत। इफ द वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स आर टेकन एज बेसिक क्वांटिटी। अच्छा, बेसिक क्वांटिटी कौन सी ले ली जाए, फोर्स टाइम एंड वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स को बेसिक क्वांटिटी ले लें, तब आपको क्या करना है, मास की डायमेंशन बतानी। कुल मिला के मास को इनकी टर्म्स में बताना है ना। मास किस तरह से वी टी और एफ पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब, है ना। कुल मिला के बात ये कि मास इज इक्वल टू के इंटू, मतलब जो अगर अपन ध्यान से देखें तो वी की डायमेंशन ए, टी की डायमेंशन बी और एफ की डायमेंशन सी है, तो ये ए बी एंड सी प्राप्त करना ही हमारा धर्म है कि नहीं यार। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो फोर्स जो है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास इंटू एक्सेलरेशन को अपन जो है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम बोल सकते हैं। क्या बोलते हो, है कि नहीं यार, है ना। तो अगर आप सीधा मतलब ये सब खेला खेलने की जरूरत ही नहीं है, अपन यहाँ से मास को क्या लिख सकते हैं, F इंटू टी डिवाइडेड बाई वी, है कि नहीं यार। तो F इज इक्वल टू M इज इक्वल टू F की पावर 1 T की पावर 1 V की पावर -1, ऐसा दिखाई दे रहा है, F T इंटू V की पावर -1। तो बहुत सस्ते तरीके से आपने ये बता दिया भाई, बहुत बढ़िया। छठवें पे चल लें। छठवा क्या बोल रहा है तुमसे, टेस्ट द डायमेंशनलिटी ऑफ इक्वेशन b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। हम तो एक बोलेंगे, एक बात बोलेंगे दोस्त की, तो हम कर चुके हैं पहले ही, है ना। बाकी तुम बोलो तो दोबारा कर लेते हैं, उसमें परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं। v स्क्वायर बोल रहा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax है। तो ये देख, ये है ना v, है ना v स्पीड है ना, u भी स्पीड है, तो भाई सेम ही आएगा। अच्छा, इनकी इन दोनों की मतलब स्क्वायर करेंगे, डायमेंशन क्या हो जाएगी, स्पीड तो लेंथ बाई t है, उसका स्क्वायर है, यानी कि m0 l स्क्वायर t की पावर -2। ये इसका भी डायमेंशन हो गया, इसका भी हो गया। 2a इंटू एक्स का डायमेंशन देख लेते हैं। 2a इंटू एक्स का डायमेंशन, 2 का तो कुछ होगा नहीं, a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हो जाएगा। जैसे फोर्स का होता है mlt -2 बटा m कर देंगे तो l t -2 ही रह गया, इंटू x है, वो लेंथ हो गई तो l हो गया। ओहो, l स्क्वायर t -2 है ना, तो m0 हो गया, m0 l स्क्वायर t -2। देखो जरा ध्यान से, क्या इसका डायमेंशन, क्या इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन सेम है, मैंने कहा हाँ, है ही नहीं है। अच्छा, तो क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है, मैंने कहा हाँ। क्या डायमेंशनली फॉर्मूला पूरा सही है, उस बात की कोई गारंटी है, मैंने कहा नहीं। लेकिन अगर क्या फॉर्मूला पूरा सही है, डायमेंशनली करेक्ट होगा, उसकी गारंटी, मैंने कहा हाँ। वेरी गुड। हमको क्या चेक करना था, हम डायमेंशनली सही है कि नहीं, मैंने कहा यस। The distance covered by particle in time t is given by, 7th पे पढ़ते हैं भाई। 7th क्या बोल रहा है कि x दिया हुआ है a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर प्लस dt क्यूब। ओहो, तुमसे a b c का डायमेंशन पूछा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है भाई साहब कि x का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू a का डायमेंशन इज इक्वल टू b का डायमेंशन इंटू t हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा भाई c इंटू टाइम है तो t स्क्वायर, d का डायमेंशन इंटू टाइम है तो t क्यूब हो गया। और ये तो l है ना यार, लेंथ है ये, l हो गया। a का चाहिए, तुरंत बताओ भाई साहब, a का हो जाएगा मतलब l ही हो गया, है कि नहीं यार। b का चाहिए, तो b का चाहिए तो भाई इसको डिवाइड कर दो t का उधर लाके, तो l1 t की पावर -1 है ना। c का चाहिए तो t स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यानी l t की पावर -2। d का चाहिए तो l डिवाइडेड बाय t क्यूब, यानी l इंटू t की पावर -3, है ना। आठवीं किस्म का सवाल, मतलब
तुरंत कर लिया तूने, है ना? आगे बढ़। बोर्ड में पता नहीं क्या दिक्कत होती है यार, मिटने में दिक्कत है। 6 7 आगे बढ़ते हैं। 8 में देखिए जरा, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इन फॉर्म ऑफ m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। कोई फोर्स है सेंट्रीपिटल सर्कुलर वर्कुलर में आता है ना, परेशान होने की कतई अभी जरूरत नहीं है। तेरे को बोला फोर्स है, तू परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बोल रहा है कि मतलब जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, m की पावर a पे डिपेंड कर रहा है, और v की पावर b पे डिपेंड कर रहा है, और r की पावर c पे डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, ओहो एबीसी पता कर लूं तेरे लिए? पता कर ले भाई, पता है कि नहीं है? अगर तुझे याद हो तो वैसे ही तेरे को पता, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन v स्क्वायर बटा r होता है ना। चलिए अपने को पता है कि डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो यहाँ की डायमेंशन हो जाएगी mlt -2, ये m हो गया, इसकी पावर a आ गई, v जो है वो lt -1 है, lt -1 है, और r क्या है, दूरी है, तो l की पावर c हो गया। अच्छा भाई साहब, m की पावर कंपेयर करते हैं, यहाँ पे m की पावर 1 आ गई है, यहाँ पे m की पावर a ही है, और कहीं m है ही नहीं, ओ a तो 1 आ गया। l की पावर कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे l की पावर क्या आ गई है, b, और यहाँ से क्या आ गई, c, b प्लस c इज इक्वल टू 1। t की पावर कंपेयर करते हैं, यहाँ -2 आ गया है, यहाँ पे t नहीं है, यानी यहाँ -b आ गया है कि नहीं है, और यहाँ कुछ नहीं, तो b की वैल्यू तो 2 आ गई भाई साहब, b की वैल्यू 2 आ गई, तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस c की वैल्यू आ गई -1। ओहो, f इज इक्वल टू m की पावर a यानी m की पावर 1, v की पावर b यानी v की पावर 2, और r की पावर c यानी r की पावर -1। ओहो, f इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है ये v स्क्वायर बटा, बहुत बढ़िया, परेशान वो सब मतलब भी नहीं है, अपने को धीरे धीरे जाके समझेंगे सब कुछ, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 8वां वाला, बहुत बढ़िया। 9वें वाले पे क्या चल रहे हैं, वेरी गुड, 9 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, व्हेन ए सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू ए लिक्विड, द लिक्विड अपोज द मोशन, फोर्स लगाता है, वेरी गुड, स्क्वेयर फोर्स, वो स्क्वेयर फोर्स किस तरह से वेरी करेगा, किस किस पे वेरी कर रहा है, किस किस के साथ ये वेरी कर रहा है, वो आपको चाहिए वाला सवाल तो हमने क्लास में ही कर दिया था, अगर आपको याद हो तो f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट 6 पाई ईटा आर वी, है ना, वो मतलब ये तो कांस्टेंट मान लिया था, f इज इक्वल टू k इनटू ईटा की पावर 1, r की पावर 1, v की पावर 1, ये हमने प्रूव कर लिया था क्या, वेरी गुड। अरे मतलब क्लास में ही कर दिया, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर a मान लो, r की पावर b मान लो, और v की पावर जो है वो c मान लो। f इज इक्वल टू k इनटू ईटा की पावर a, r की पावर b, c की पावर मतलब जो है v की पावर c। फिर क्या करेंगे, इधर की डायमेंशन होगी mlt -2, और यहाँ की डायमेंशन से आप कंपेयर करके क्या पता करेंगे, a b c। अरे हमने पता किया था भाई, ये सबकी वैल्यू 1 1 आती है, ये ना क्लास नोट्स में ही हमने एग्जांपल ले लिया था, और बाकी मैं तेरे को बता रहा हूँ कि ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 6 पाई आती है, वो तो तुम स्ट्रोक लॉ में जब फ्लूइड पढ़ेंगे तब बात करेंगे, तब यहाँ ये पता नहीं कर सकते, कांस्टेंट को हम पता नहीं कर सकते, यही तो लिमिटेशन है यार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, तो इसको फिर फास्ट करके आगे बढ़ लें क्या, बहुत शानदार। चलिए, तो ये हो गया है अपना 9वां वाला सवाल। 10वां पढ़ते हैं, 10वां भी तो बहुत सस्ते से हो जाएगा, जरा ध्यान से देख। 10th में क्या है, वो बड़ा सा लिखा हो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है 10th, बोल रहा है कि हीट प्रोड्यूस इन ए वायर, इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द करंट रेजिस्टेंस। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, हीट करंट पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। बहुत बढ़िया। अचीविंग डिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर टाइप, गेस द इक्वेशन बिटवीन द क्वांटिटी यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो हीट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। करंट की पावर a मान लो, रेजिस्टेंस की पावर b मान लो, और टाइम की पावर c मान लो। ओह है कि नहीं यार। अच्छा, s और इक्वल टू करना है तो यहाँ कुछ कांस्टेंट मान लो, i की पावर a, r की पावर b, t की पावर c, है ना। हीट क्या है, एनर्जी है, तो क्या हो जाएगा mlt -2 ml स्क्वायर t -2। कांस्टेंट का कुछ नहीं पता है हमें को, और पहले इधर की तरफ कौन है, इधर की तरफ अपने पास करंट है। क्या है, करंट है। करंट के लिए अपना हो गया i की पावर a, है ना। और रेजिस्टेंस की डायमेंशन तेरे को सवाल में दी हुई है, कितनी दी हुई है जरा ध्यान से देखो लाला। ml स्क्वायर i की पावर -2 t की पावर -3, है ना। ये भी कर ले।
और आगे वाला जो है वो तो टाइम ही है, तो टी की पावर सी। क्या आप दोनों साइड्स कंपेयर करके एबीसी प्राप्त कर सकते हैं? इनका बड़ी आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। m की पावर यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 1 हो रही है, इधर से m की पावर क्या आ रही है, यहाँ से b आती हुई दिखाई दे रही है, तो b तो तेरे को तुरंत प्राप्त हो गया, क्या मिल गया 1। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। फिर क्या l की पावर ऐसे कंपेयर कर लेंगे, जरा ध्यान से देखिए, l की पावर यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है 2 आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है 2 भी आ रही है, कितनी आ रही है 2 भी आ रही है। फिर से क्या पता लगा कि b इज इक्वल टू, मैंने कहा कोई फायदा नहीं हुआ, t की पावर कंपेयर करते हैं, t की पावर आई जरा से -2 आ रही है, यहाँ t है ही नहीं, यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही है -3b प्लस c। ओहो हो, तो -2 इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 है, तो ये -3 हो गया प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ से ये उधर चला जाएगा, c की वैल्यू 1 आ गई, क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया। और इधर जो i की पावर है वो क्या है, मैंने कहा है ही नहीं, i तो 0 है, तो यहां से i की पावर क्या आएगी, मैंने कहा 0 इज इक्वल टू a, और यहां से i की पावर आ गई है 2 -2 इंटू b। समझ में आ रहा है ना मैं ये कर क्या रहा हूं, कुल मिला के मैं m की पावर, l की पावर और t की पावर को कंपेयर कर रहा हूं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, एक बार समझ ले मतलब है कि नहीं है। अच्छा बढ़िया, i की पावर a आ गया, यहां से i की पावर -2b आ गया, बहुत बढ़िया, ये 0 होना चाहिए भाई साहब, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2b, b तो हमने पता कर लिया 1 है, तो ये तो हो गया 2 इंटू 1 मतलब आ गया 2। हो तो a मिल गया, b मिल गया, सब मिल गया, मतलब जिंगल वाला हो गई ना यार। ले भाई साहब ये क्या आ गया k इंटू आई की पावर आई स्क्वायर होता है, हमें पता है ना, तो a की वैल्यू 2 आ गई, आई स्क्वायर आर टी होता है कि नहीं होता, वैसे k की वैल्यू 1 आती है, आई स्क्वायर आर टी है ना, आई स्क्वायर इंटू पावर इंटू टाइम हो जाएगा, वो धीरे धीरे तू आगे जाएगा तो पढ़ लेगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये तेरी बातें थी, मतलब जो है एग्जांपल की बातें की हमने, और फिर हमने वर्कड आउट एग्जांपल की बात की, ये पूरे सॉल्व किए हुए हैं, तू आराम से देख इनको। मास्टर तू बोलेगा कि भाई मास्टर जो है सॉल्व किए हुए क्यों बता रहा है, क्योंकि तू एक बार इसको समझ ले, है ना, अगर तुझसे हो गया है तो ये वाला पार्ट को स्किप कर और आगे बढ़, है कि नहीं है। मेरा धर्म बनता है कि तुझसे जो है सारे के सारे सवाल में बताऊं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहे। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब आपका ये पहला चैप्टर है, आपके अंदर ये जुनून बना लीजिए, ये ठान लीजिए कि नहीं साहब नहीं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मेरा उसमें हर एक डाउट जो है क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट वाले पे पूरी तरह से, मतलब जो है पूरी तरह से अपने आप को नेक्स्ट वाले पे समर्पित कर पाऊं। फिजिक्स के साथ एक दिक्कत है, जैसे ये तो बहुत ही बेसिक्स है, इसके बाद आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़िएगा, तो ये सब मैथमेटिक्स वाला पार्ट। फिजिक्स जो है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बगैर मैथमेटिक्स के आपको फिजिक्स सॉल्व करने में डिफिकल्टी आती है ना। तो बेसिकली जो है बेसिकली मतलब जो है ना, रियलिटी तो ये कि फिजिक्स की धीरे धीरे फिजिक्स में ही डेवलपमेंट होता गया और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स डेवलप करते हैं। जैसे अपने न्यूटन साहब को आप जानते होंगे, है ना, अभी आएंगे मैकेनिक्स में खूब सारा, उन्होंने पता फिजिक्स सॉल्व करते करते मैथमेटिक्स में कैलकुलस पैदा कर दिया है कि नहीं यार। तो बेसिकली मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, बगैर उसके हमारा फिजिक्स में काम चलने वाला नहीं है। तो आप जो यूनिट एंड डायमेंशन और बेसिक में मैथमेटिक्स, यानी कि जो भी बेसिक मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे, वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये वाला पार्ट पूरी शिद्दत से कर लें, ताकि ऐसा नहीं हो कि भाई साहब फिजिक्स में आप अटक जाएं गणित की वजह से। बिल्कुल नहीं भाई साहब, मैथमेटिक्स की वजह से फिजिक्स में अपन अटकने वाले नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अपन बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि भाई आगे अगर आप एससी वर्मा में जाएंगे तो आप पाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप के सवाल। कैसे, कौन से वाले सवाल? शॉर्ट आंसर टाइप के सवाल। शॉर्ट आंसर टाइप के सवाल हम क्यों करें भाई साहब, हमारे एग्जाम में तो ऐसे आते ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आते हैं। मतलब बिल्कुल अपने को करना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट वाले सवाल रहते हैं, मतलब मजा आता है। मतलब आप देखो जरा सवाल देखो तो सही। पहला वाला सवाल आपको क्या बोल रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप के सवाल है, ये आपको पेज नंबर 8 पे दिखाई देगा। पहला सवाल आपको कुछ ज्ञान बांट रहा है, आपसे कुछ बोल रहा है कि साहब आपने जो है 1 डिवाइडेड बाई 299, पता नहीं कि कितना लंबा सा लिखा हुआ है, 792,458, इतना टाइम आपने लाइट का वैक्यूम में चलने से आपने लिया, मतलब है ही नहीं। इतना सुगला वैल्यू काहे लिए हो बे? 1 डिवाइडेड बाई 3 लेके इतना जीरो आप लगा दीजिए, मतलब ये सब 0 0 0 यहाँ 3 कर दीजिए, इतना काहे नहीं लिया? अरे यही क्यों लिया भाई, इतना सुगला सा है, 3 लिख दीजिए और आगे मिनटे लगा दीजिए। या फिर आगे बोल रहा है कि 1 सेकंड काहे नहीं लिया? अरे 1 सेकंड ले लेते आप, मतलब डिफाइन करने वाले ने 1/इतना सेकंड के अंदर वैक्यूम में लाइट द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है, उसी को 1 मीटर बोला। यही क्यों लिया लाला? क्योंकि वैक्यूम के अंदर लाइट की जो रफ्तार है
वही इतनी ही होती है। एग्जैक्ट अगर उसको 3 × 10 की पावर 8 अपन लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करें तो वो 299,792,458 जो भी ये लिखा हुआ है, इतनी रफ्तार होती है। किसकी? लाइट की। कहां? वैक्यूम में, है कि नहीं? अगर इतनी रफ्तार है, इतनी क्या है? रफ्तार है, और इतना टाइम हो गया 1, तो फिर जो है यही वाले रायता को यहां रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो कितना आसान आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा यार? वेरी गुड। इसी आइटम को क्या बोल दिया गया? 1 मीटर बोल दिया। तो ठीक है, लेकिन 1 सेकंड ले लो यहाँ पे। भाई साहब बोल रहा है कि आप जो है ये रफ्तार तो आपके पास 299,792,458 ये तो ठीक है ना? आप 1/3 ये 3 लिखिए, इतना जीरो मत लो, क्योंकि आपका देखिए फिर आंसर 1 मतलब बढ़िया नहीं आया। लेकिन आप 1 सेकंड ले लो। मैंने कहा अगर आप इस पूरे को 1 सेकंड लोगे तो आपके पास जो दूरी आ गई है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी भाई साहब। होगी कि नहीं होगी यार? है ना? और अपने को छोटे छोटे डिस्टेंस निकालने होते तो ऐसा नहीं करते। तो हमारा टारगेट रहता है कि कुछ ऐसी वैल्यू लाई जाए, जैसे मतलब स्पीड जो है वैक्यूम के अंदर इतनी होती है, तो हमने उसी को डिवाइड कर लिया ताकि जो है आंसर बहुत ही आसान सा बस आ जाए और हमारे लिए ये डिफाइन हो गया। अब ये चीज कभी वेरी नहीं कर सकती, तो 1/, ये वाला रेशियो भी कभी वेरी करने वाला नहीं है। तो हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबली बहुत आसान टाइप की चीज आ जाती है। अब आप इसी चीज को 1/3, उसके बाद 1 2 3 4 5 इतने मींडे आप यहाँ लगा दीजिए, फिर 299,792 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट बढ़िया आंसर थोड़ी आएगा, शुक्ला आंसर आएगा ना यार। तो बेसिकली आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि ऐसा क्यों किया गया है, 1 सेकेंड क्यों, ये 1/3 ये क्यों नहीं लिया, या 1 सेकेंड क्यों नहीं लिया, है ना? 1 सेकेंड लेते तो आप 1 सेकेंड अगर आप होते तो इतना मीटर आप चल गए होते, है कि नहीं है ना? तो बहुत बड़ी चीज आ जाती। चलिए, तो ऐसी कोई खास चीज नहीं थी, बस बेसिकली अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले सवाल। सेकंड वाले सवाल में तुझसे क्या बोला है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर्थू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम बाय सा मीटर क्यूब, क्या आ जाएगी? L क्यूब हो जाएगी पहले पार्ट में। बी में तुमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अबे किसी की भी वॉल्यूम ले, है तो वॉल्यूम ना, L क्यूब ही अबे को। सी पे चल, सी में बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, किसी का भी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेगा, निपट जाएगा ना यार। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेगा तो m0 L0 T0 डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी आर्थू। ये तो तुरंत हो गया, है कि नहीं है? चलिए भाई, छोटी छोटी बातें मजा आ रहा है मतलब इस तरह के सवालों में। आगे मूंगफली वाला, ये वाला, वो वाला, धीरे धीरे आगे के चैप्टर में जाएंगे, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपको मजा आएगा। इसमें तो उतना कुछ खास मतलब है भी नहीं, आसान टाइप का चैप्टर है, लेकिन अपन जो है शुरुआत इसको मतलब अच्छा हर चीज इसको देखना चाह रहे हैं अपन। सपोज यू आर टोल्ड टू linear size of everything, तीसरे वाले में एक मस्त बात बोल रहा है। Suppose you are told that the linear size of everything in the universe has been double, मतलब हर चीज डबल हो गई, मजा आ गया, जिंदगी जिंगालाला हो गई। Can you test this statement by measuring the size with a meter? मान लीजिए ये वाली लेंथ थी, अब ये बोल रहा है कि ये पहले x थी, अब क्या हो गई 2x, है कि नहीं है? बोल रहा है मीटर स्केल से क्या इसको मेजर कर पाओगे? मैंने कहा भाई मीटर स्केल खुद ही तो डबल हो गई होगी लेंथ में यार। हाँ भाई, हर चीज डबल हो गई तो मीटर स्केल भी तो डबल हो गया ना यार। तो मीटर स्केल डबल हो गया तो क्या ये वाली लेंथ को, जब आप 1 मीटर यहाँ इतना लंबा था तो अब 1 मीटर इतना लंबा हो गया, तो फिर से ये जो है मतलब जो ये 2x हो गया है, इसको क्या लगेगा? x ही हुआ है ना? क्यों? क्योंकि आपकी मीटर स्केल खुद ही बड़ी हो गई। तो मीटर स्केल का उपयोग करके तो भाई नहीं कर सकते। कैन यू टेस्ट दिस स्टेटमेंट बाय मेजरिंग साइजेस विद द मीटर स्टिक? मैंने कहा नहीं, मीटर स्केल से काम चलने वाला नहीं है। बोल रहा है कैन यू टेस्ट इट यूजिंग द फैक्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट इन ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। ओहो, और वो चेंज नहीं हुई। मैंने कहा हाँ, तब कर सकता हूं, तब मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड में अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो x लेंथ में इसको ट्रेवल करने का टाइम और 2x लेंथ में इसको ट्रेवल करने का टाइम अलग अलग आएगा। हाँ भाई, x लेंथ में अगर मान लो t आ गया तो 2x में 2t आंसर आएगा ना यार। तब मैं पता कर सकता हूं कि हाँ, अगर ये x है तो 2x है, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर t टाइम लग रहा है तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा? 2t लगेगा। तब पक्का बोल पाएंगे कि भाई साहब दूरी अगर ये x थी तो उसमें टाइम t लग रहा था, तो इसमें 2t लग रहा है, इसका मतलब जो आपकी जो भी दूरी है वो डबल हो गई। बहुत बढ़िया भाई साहब, हाँ ठीक है, बहुत ही आसान सा चीज है, बहुत
आगे बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ ऑल द क्लॉक्स इन द यूनिवर्स आल्सो स्टार्ट रनिंग हाफ ऑफ द स्पीड। अब ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि क्लॉक लोग जो है घड़ी 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 जो है वो भी मतलब जो आधा टाइम मेजर करे, है कि नहीं है। तो अगर अपन कंबाइन, पहला यहां पे दो बातें हो सकती, एक ये कि स्पीड जो है जैसे अपन दोनों को एक साथ ले लें मान लो, तो ये क्या बताएगी कि भाई जो है आपके पास जो यहां पे स्पीड थी v थी, है ना, दूरी आपके पास कितनी थी, x थी। यहां पे आपके पास जो 2t है, हमें तो कैसे पता लगा, हमने क्या किया, स्पीड इनटू टाइम किया, डबल आ गया। लेकिन अगर इस 2t को मेजर ही t किया गया, क्या क्या मेजर किया गया घड़ी ने, t, तो फिर से क्या ये x के बराबर ही आ जाएगा, है कि नहीं यार। तो क्या सही बता पाएंगे, मैंने कहा नहीं। तब आपको जो है x और 2x वाली दोनों दूरियां जो है वो x ही लगेगी। क्यों क्यों क्योंकि पहले आपके पास जो दूरी थी वो आपके पास थी v इंटू टी, है कि नहीं यार। अब स्पीड में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, v ही रहा। टाइम रियलिटी में 2t है, लेकिन ये मेजर ही उसका अदा कर रहा है, तो फिर से इस 2x वाली दूरी को क्या बोल दिया इसने, x ही बोल दिया। लेकिन रियलिटी में वो कितनी हो गई है, 2x। अगर कंबाइन इफेक्ट लेंगे तो फिर से आप सही से मेजर नहीं कर पाएंगे, गाड़ी आधी कर लेगी। तो ठीक ठाक सवाल था, मस्त से टाइम पास करवा रहा था तुमसे। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं फोर्थ वाले सवाल पे। बोल रहा है इफ ऑल द टर्म्स इन इक्वेशन हैव सेम यूनिट्स, एक इक्वेशन की सारी टर्म्स की यूनिट सेम है, इज इट नेसेसरी दे हैव सेम डायमेंशन। बोल रहा है यस, बिल्कुल भाई साहब। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास मान लीजिए कि भाई स्पीड प्लस आप स्पीड करेंगे, यूनिट भी सेम होगी और डायमेंशन भी आपके पास सेम होगी। ये तो बहुत बहुत कॉमन सी बात। इफ ऑल द टर्म्स इन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन, इज इट नेसेसरी दे हैव सेम यूनिट। अच्छा, सेम डायमेंशन होगी, यूनिट सेम होना जरूरी है क्या, नहीं। कैसे, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेशर जो है ना, प्रेशर एक चीज है, प्रेशर, इसकी आप डायमेंशन पता करो। और एक चीज होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इन दोनों की डायमेंशन सेम आएगी। अच्छा, प्रेशर आपके पास आएगा पास्कल में, यूनिट आ गई। ये क्या आएगा, मैंने कहा जूल पर मीटर क्यूब आएगा, जूल पर मीटर क्यूब आएगा। इन दोनों की डायमेंशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेम आएगी, मतलब इन दोनों की डायमेंशन सेम आती है, डायमेंशन सेम आएगी, लेकिन यूनिट अलग अलग आएगी, है कि नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल बताएं आपको, टॉर्क देखिए, टॉर्क। अब परेशान मत, तो अगर नहीं पता टॉर्क तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। टॉर्क जो है R क्रॉस F आता है और वर्क तेरे पास F डॉट R आ गया। इन दोनों की टॉर्क तेरे पास अलग चीज आएगी, न्यूटन मीटर, है कि नहीं यार। और ये तेरे पास जो है जूल आ जाएगा। इन दोनों की डायमेंशन सेम है, यूनिट्स अलग अलग होगी, डायमेंशन सेम है, यूनिट अलग अलग होगी। तो आंसर नो होना चाहिए, है कि नहीं है, नेसेसरी नहीं है भाई साहब। चलिए फिफ्थ वाले पे पढ़ते हैं। कौन से वाले पे, फिफ्थ वाले सवाल पे पढ़ते हैं। फिफ्थ क्या बोल रहा है, फिफ्थ, इफ टू क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन डू दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल कंटेंट। मैंने कहा नहीं, अरे यहीं देख लेना भाई, वो बता दिए तेरे को, प्रेशर एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनकी डायमेंशन सेम आती है, पर क्या ये सेम चीज रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा नहीं, है कि नहीं है, ये प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और ये जूल पर मीटर क्यूब, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन दोनों की डायमेंशन सेम आती है। यहाँ पे बात करें अपन टॉर्क और वर्क की, टॉर्क और वर्क की अगर बात करें तो टॉर्क और वर्क की दोनों की डायमेंशन क्या आएगी, सेम। दोनों की डायमेंशन सेम आती है, लेकिन दोनों की यूनिट अलग अलग होगी, मतलब दोनों ही अलग अलग क्वांटिटी है ना। तो क्या है, फिजिकल कंटेंट सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। if the quantity of same do they represent same physical content, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बहुत बढ़िया, छठवें पे चलते हैं। सॉरी, इट इज डिजायरेबल दैट द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स बी इजीली अवेलेबल। मैंने कहा वो होना चाहिए भाई, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूस होना चाहिए, है कि नहीं यार, और सब लोगों द्वारा वो एक्सेप्ट होना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, और वेरिएबल तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई साहब आज 1 किलो था कल वही चेंज हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इफ वी यूज फुट ऑफ ए पर्सन एज ए स्टैंडर्ड यूनिट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबव फीचर्स आर प्रेजेंट। देखो भाई साहब,
अवेलेबल है या इजीली अवेलेबल? मैंने कहा हाँ इजीली तो अवेलेबल है, क्योंकि फुट तो तेरे सबके पास ही। इजीली अवेलेबल फुट वाले केस में अगर आप बात करेंगे तो इजीली अवेलेबल है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि हर एक के पास है, मतलब ठीक है। अच्छा इनवेरिएबल है, मैंने कहा हाँ इनवेरिएबल, ये बात सही नहीं है, इनवेरिएबल थोड़ी होगा यार। अब तू खुद अपने बारे में ही सोच ले, जब तू मार्केट में आया था, अब जब तू पैदा हुआ था यार, तब तेरे कदम जो थे, दो कदमों के बीच की दूरी कम हुआ करती थी। आजकल तू बड़े बड़े कदम स्टेप्स लेने लगा है ना। वेरी गुड। तो तेरे खुद के कदम ही बढ़ गए, अलग अलग लोगों के कदम की दूरी अलग अलग होती है ना यार। कम साइज वाले की कम होगी, ज्यादा हाइट वाले आदमी के लिए जिसके पैर बड़े होंगे उसमें ज्यादा होगी। तो वेरिएबल इनवेरिएबल थोड़ी। और खुद की भी, अब मान लीजिए कि अपन मतलब एकदम जो है खाना वाना खा के एकदम तरोताजा रहे तो बहुत लंबे लंबे कदम लेते हैं, मतलब थक जाते हैं तो मरे हुए की तरह छोटे छोटे कदम लेते हैं, तो है कि नहीं यार। तो कुल मिला के बात कहने का मास्टर ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब इनवेरिएबल मतलब ये वेरी कर जाएंगे, वेरी कर रहे होंगे, है कि नहीं यार। वेरिएबल होगा, ये इनवेरिएबल नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है, इंडेस्ट्रक्टिबल एंड इजीली रिप्रोड्यूसिबल, रिप्रोड्यूस आप कर सकते हैं मतलब आधा स्टेप, लेकिन ये डिजायरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जब फिक्स ही नहीं हो पाएगा तो फिर ऐसी यूनिट बनाना हमारे कोई काम का नहीं होगा, ये सबके द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ठीक है भाई साहब। फिर आपसे पूछा है, सातवें में बढ़ते हैं, टाइम पास ना करते हैं, बहुत ही आतुर किस्म का सवाल। सातवें बढ़ते हैं, सजेस्ट ए वे टू मेजर है थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर। थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर, मान लीजिए कि ये वाले पेज की थिकनेस हमको मेजर करनी है, कोई तरीका बताओ, तुम बताओ भाई क्या लगता है तुमको कैसे कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक बहुत बेसिक आइडिया देंगे भाई साहब कि पहले ये पता कर लो कि कितने पेज है ना। मान लीजिए कि हमको ये पता लग गया है कि ये गत्ता वाला जो है इसकी साइज अलग है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सबका पेज का साइज अलग ही है। तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और लास्ट वाले में मान लीजिए कि n नंबर ऑफ पेजेस है कि नहीं यार। क्या हम इसकी थिकनेस को बड़ी आसानी से मेजर कर पाएंगे? मैंने कहा इस वाले पार्ट को आप ऐसे कंप्रेस कीजिए, वर्नियर या स्क्रू गेज या फिर स्केल जो भी है, वर्नियर स्क्रू गेज से आप मेजर कर दीजिए। फिर आपको पता है कि इसमें मान लीजिए 300 पेज है, तो जो रीडिंग आई है डिवाइडेड बाई 300 कर देंगे तो हर एक पेज की थिकनेस प्राप्त की जा सकती है ना, की जा सकती है भाई, है कि नहीं। एक तरीका है सजेस्ट करने का, बोल रहा है हमने कर दिया, हमारा काम ही सजेस्ट करना है, फ्री की एडवाइस देना तो अपन तुरंत दे दे। अरे भाई ब्रेक ही नहीं सही दे रहे हैं यार। चलिए बी 7 ए हो गया। बी में बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून है, इसको भी पता किया जा सकता है, मेथड का नाम होगा पैरेलैक्स मेथड। कौन सा मेथड? पैरेलैक्स मेथड। तू बोले अगर मुझे देखना होगा तो कहां देखने को मिलेगा? एनसीईआरटी में है भी पैरेलैक्स मेथड, खोल के देखना, है कि नहीं यार। हम भी बात करेंगे पैरेलैक्स रिमूव करने के बारे में और पैरेलैक्स क्या होता है। आप देख सकते हैं दूर दूर जब आपको एस्ट्रोनॉट्स को देखना होता है, प्लैनेट्स वगैरह को, तो इस मेथड का यूज किया जाता है। एक ही ऑर्बिट दो अलग अलग जगहों से उसको देखा जाता है और बीच का एंगल पता किया जाता है ना। फिर r = r थीटा का उपयोग करते हुए तो पैरेलैक्स मेथड से यूज किया अपन जो है दूर लंबे लंबे डिस्टेंस जो है वो पता की जा सकती है। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हमें। शॉर्ट आंसर यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अपन बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव 1 पे। ऑब्जेक्टिव 1 बहुत ही सही चीज है, क्योंकि ये अपने जो है सिंगल करेक्ट वाले सवालों के लिए एकदम सूटेबल बैठते हैं और ये अपने मतलब बेसिक किस्म के सवाल होते हैं। ये अपने को करने के बाद में अपने को कॉन्फिडेंस आता है। मैं ये सारी बातें सारे चैप्टर के लिए बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं भाई, आगे से आप ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव 1 करके अपने को कॉन्फिडेंस आता था कि अपने को जो बातें अपने सीखी है वो धीरे धीरे हम उसको जो कॉन्सेप्ट सीखे उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसी किस्म के सवाल रहते हैं, बहुत बेसिक बातें उसमें पूछी रहती है। चलिए ऑब्जेक्टिव 1 का पहला सवाल, ऑब्जेक्टिव 1। आगे से अपन जब भी बात करेंगे इसका नाम O1 होगा। ऑब्जेक्टिव 1 ठीक है। O1 मतलब ऑब्जेक्टिव 1, O2 मतलब ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज पीछे वाली, है कि नहीं यार। वेरी गुड। तो O1 की बात कर रहे हैं, O1 का पहला सवाल। चलिए क्या बोल रहा है, which of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantity। तो मैंने कहा भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जो आपस में डिपेंड नहीं करती, मतलब है ही नहीं यार। जैसे अपन 7 क्वांटिटी लेते हैं ना भाई साहब, वो मतलब किसी दूसरे पे, जैसे मास का टाइम से कोई लेना देना नहीं है, टाइम का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, लेंथ का करंट से और करंट का मोल से कोई रिश्ता नहीं है। तो बोल रहा है कि क्या लेंथ, मास और वेलोसिटी ले सकते हैं? मैंने कहा नहीं ले सकते भाई। वेलोसिटी को तो मैं लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम लिख दूंगा, ये तो डिपेंडेंट हो गई ना यार, पहला नहीं हो सकता। बोल रहा है लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। मैंने कहा हाँ, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी जो है कौन सा नहीं एंटर हो, पूछा है कैन नॉट। पहला वाला है लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। फर्स्ट ऑप्शन में तुम्हें दिया हुआ है लेंथ,
मास एंड वेलोसिटी, क्या ये तीनों आपस में डिपेंडेंट है? मैंने कहा नहीं, है ना, क्योंकि वेलोसिटी होता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन मास से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, तो हमें यही बोल रहा है कि कौन सा वाला नहीं एंटर कर सकता, नहीं तो वो करेगा जो डिपेंडेंट हो, तो बी ऑप्शन हो गया बे, क्योंकि v इज इक्वल टू एल बाई टी हो जाएगा, तो बेसिकली v जो है वो एल और टी पे डिपेंड कर रहा है, तो आंसर जो है अपना बी हो गया। अच्छा, ऑप्शन सी चेक करें, मास टाइम एंड वेलोसिटी, मास टाइम एंड वेलोसिटी, तो वो भी पे जो है डिपेंड नहीं करेंगे आपस में, लेंथ टाइम एंड मास वो भी आपस में डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो कौन डिपेंड कर रहा है? लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी। तो क्या ये एंटर कर पाएंगे? ये नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट एंटर इनटू लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा भाई, बोलो वही एंटर कर पाएंगे जो आपस में डिपेंडेंट नहीं हो। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट वाला आठवीं किस्म का सवाल था, उम्मीद है कि आप सबसे हो गया होगा। सेकंड वाले सवाल पे पढ़ता है मास्टर, ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन एनयू। ये अगर आपको याद हो तो एनयू इज इक्वल टू कांस्टेंट, है कि नहीं यार? इसी का उपयोग करते हुए जैसे मैं 1 kg लिखूं या फिर इसको 1000 ग्राम लिखूं, इससे 1 kg की भावनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी का तो यूज करते हुए अपन ने N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 का उपयोग करते हुए ये साबित किया था ना कि N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो N into U क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। N into U कांस्टेंट का मतलब अगर 1 kg है तो उसको 1000 ग्राम भी बोलेंगे तो उससे कोई परिवर्तन थोड़ी होता है यार। तो n और u मतलब n आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, v उसकी यूनिट होगी, वो वाली चीज जो है वो कांस्टेंट रहती है, अपने को साफ साफ पता है। तो क्या आंसर होना चाहिए? n into u is equal to constant, तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by u, तो n into u is equal to constant टाइप का आ जाएगा, है ना, क्योंकि n is directly proportional to 1 by u, तो n is equal to k some constant divided by u, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। n is into u is equal to constant, n1 u1 is equal to n2 u2। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये कौन से वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? आपको डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत शानदार। थर्ड पे चलते हैं। सपोज ए क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड, एक क्वांटिटी है x जो कि डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई साहब, कैसे कर रहे हैं जरा देखो। थर्ड में तुमसे बोला है कि x is equal to m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। अच्छा भाई साहब, द क्वांटिटी, अच्छा द क्वांटिटी मास, अब मास जो है वो m की पावर a is must be equal to dimension of x divided by l की पावर b, t की पावर c। अच्छा, ऑप्शन पढ़ते हैं। कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LTX, नहीं, अगर जीरो हो जाएगा नहीं लिख पाएंगे। कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LTX, गलत बात। मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LNT if x is equal to, अच्छा a is equal to 0, a अगर 0 हो गया, तो m जो है वो 0 होने के बाद में m अगर 0 हो गया मान लो, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, है कि नहीं यार, है ना। तो ये फिर इस पे डिपेंड करने वाली नहीं है, तो m a 0 नहीं होना चाहिए भाई साहब। मे बी रिप्रेजेंट इन टर्म, हाँ, तो t वाला सही हो जाएगा भाई साहब कि हाँ इसको रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं ऐसे, लेकिन a क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। कहाँ दिखाई दे रहा है ऐसा? मे बी रिप्रेजेंटेड, बट हाँ a को नॉन जीरो होना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन जो है विचार सही बोल रहा है। बहुत ही आसान किस्म का सवाल था, बिल्कुल। आगे बढ़ लें क्या? फोर्थ वाले में ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी उसके बारे में बातें की जा रही है। नेवर हैज ए यूनिट, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज ए यूनिट, ऑलवेज हैज ए यूनिट, मे हैव ए यूनिट। कई बार डायमेंशनलेस क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं होती, कई बार होती है ना। अरे होती है भाई, बहुत सारी ऐसी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, जैसे रेशियोज होते हैं, पॉइजन्स रेशियो हो गया, ऐसे खूब सारी क्वांटिटीज होती है जिनकी कोई यूनिट नहीं होती है कि नहीं यार। एंड जैसे स्ट्रेन की बात करें तो लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ होती है, ऐसे क्वांटिटी धीरे धीरे आप जाएंगे तो उसमें यूनिट नहीं हुई। कुछ ऐसी होती है जिसमें डायमेंशनलेस होती है फिर भी उनकी यूनिट होती है,
उसका एक एग्जांपल बताएं तुमको बताते हैं प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल का नाम सुना क्या आपने? आप बोलोगे बिल्कुल सुना है। प्लेन एंगल अगर आपको याद हो तो वो आर्क का लेंथ मान लीजिए L है और रेडियस R है, तो प्लेन एंगल थीटा तेरे लिए हुआ था L डिवाइडेड बाई R, आर्क का लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। तो लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ करोगे तो वही डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलेगी, है कि नहीं यार? है ना? लेकिन फिर भी इसका यूनिट है क्या है भाई साहब? अपन जानते हैं ना रेडियन में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं। तो हाँ ऐसा हो सकता है कुछ क्वांटिटी में है वेरी यूनिट। और एग्जांपल मैंने तेरे को क्या बता दिया? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल ऐसा है जो कि डायमेंशनलेस है लेकिन फिर भी उसके पास यूनिट है। और ऐसे खूब सारी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनलेस भी है और यूनिटलेस भी है। ठीक है भाई साहब, ओहो बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे पांचवें सवाल पे। पांचवा क्या बोल रहा है तुमसे? पांचवा बोल रहा है ए यूनिटलेस क्वांटिटी कोई यूनिट नहीं है तो डायमेंशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब नॉन जीरो डायमेंशन मतलब डायमेंशन होना जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर जो है उसका ए ही चला जाएगा। तो बहुत ही आसान हो गया है। चलिए 6 वाले पे पढ़ लें क्या? 6 वाला सवाल थोड़ा ठीक है, लेकिन 6 वाला सवाल हमने क्या पहले कहीं देखा है? हमने पहले कहीं देखा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर आपने लेक्चर 2 देखा होगा तो आपने पहले इस 6 वाले सवाल को देखा होगा। बगैर इंटीग्रेशन किए हुए आप ये बता पाएंगे कि a n की वैल्यू क्या है। इधर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, ये सांप देख के डरे नहीं, आप सीख जाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स में कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है कि नहीं यार? परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। सांप टाइप का ऐसा दिखाई दे रहा है ना, आप बिल्कुल पूरे अच्छे से समझ जाएंगे कि होता क्या है। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ x बाई a माइनस 1। ओहो, बगैर इंटीग्रेशन किया। हालांकि अपन इंटीग्रेशन करके n की वैल्यू भी पता कर सकते हैं, लेकिन हमें बगैर इंटीग्रेशन किए n की वैल्यू का पता करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता है कि साइन के अंदर का रायता है तो ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। साइन इनवर्स के अंदर का भी रायता डायमेंशनलेस ही होता है। तो इसका मतलब ये डायमेंशनलेस है। वैसे भी यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब x की डायमेंशन और a की डायमेंशन क्या है? सेम है। अच्छा, ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया, बचा कौन? a की डायमेंशन यानी कि मतलब जो है x की डायमेंशन ही मान लो, x की डायमेंशन n होगी। इधर आप ध्यान से देखो तो इसकी डायमेंशन होगी x हो गया है, नीचे आ रहा है आपका x की डायमेंशन, ये देख x और x सेम ही है ना, तो x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही पूरा आ जाएगा। उसका रूट लेंगे तो बाहर की तरफ क्या आ जाएगा? x ही आ जाएगा। ये पूरा कट करेंगे तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कि x की डायमेंशन की पावर 0, ये डायमेंशनलेस होगी। और इधर x की पावर n है तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी ना इधर वाला डायमेंशनलेस क्वांटिटी इसके डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बराबर होगा। तो आपके पास n का आंसर क्या आ जाएगा? 0, जो कि कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जो तेरे को ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अच्छा लगा तेरे को? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 ऑब्जेक्टिव 2 पे। ऑब्जेक्टिव 2 पे बढ़ 3 ही सवाल है बहुत तेजी से। ऑब्जेक्टिव 2 का फर्स्ट वाला सवाल देख लाला। ऑब्जेक्टिव 2 आगे से अपन इसका नाम O2 रखेंगे, है ना? ऑब्जेक्टिव 2 फर्स्ट वाला सवाल देखिए। डायमेंशंस ऑफ L माइनस 1 T माइनस 2 में रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वर्क डन बाय ए फोर्स। मैंने कहा देख ले यार, मतलब ये मल्टीपल वाले सवाल रहते हैं, इसमें एक से ज्यादा सही आंसर हो सकते हैं ना, तो आराम से चेक करेंगे अपन। पहला बोल रहा है कि वर्क डन बाय ए फोर्स। वर्क डन क्या होता है देखा जरा? फोर्स इनटू दूरी होती, नहीं पता है तो अब देख ले। फोर्स होता है और वैसे तू सीख जाएगा आगे जाके, mlt माइनस 2 और इनटू l कर दिया ml स्क्वायर t माइनस 2। ओ यहाँ तो l की पावर माइनस 1 है तो वर्क डन तो नहीं हो गया, मतलब पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। दूसरा बोला है ए आंसर नहीं होगा। p में तुमसे बोला है कि लीनियर मोमेंटम, तो p होता क्या है? m इंटू v होता, ये है ना तूने कक्षा 9 में ही पढ़ा होगा। तो p का डायमेंशन तेरे लिए हो जाएगा, m का हो गया m और v का हो गया l बाई t, तो m1 L1 और t की पावर माइनस 1। देख जरा ध्यान से, m मैच कर गया है, l नहीं मैच कर रहा है तो b आंसर होने वाला नहीं है। सी ऑप्शन चेक कर रहे लाला। सी में क्या लिखा तेरे को? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो प्रेशर की डायमेंशन अगर तुझे निकालनी है तो फोर्स तुझे पता है mlt माइनस 2, एरिया की हो गई l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m और ये एक l से l काट दे, ml की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 2। ओहो, क्या मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो क्या सी ऑप्शन होगा? बिल्कुल हो सकता है। डी ऑप्शन पे चलते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है एनर्जी पर यूनिट
वॉल्यूम। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mLT - 2 × L कर दीजिए mL² और वॉल्यूम हो गया L3। तो अगर ध्यान से देख तो यहाँ L बच जाएगा, तो mL की पावर -1 T की पावर -2। क्या ये भी मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है? वेरी वेरी गुड। तुमसे बोला था कि कौन सी वो वाली क्वांटिटी है जो mL -1 T -2 के करस्पॉन्डिंग, मतलब उसकी डायमेंशन भी वही आ रही है। तो तेरा आंसर होगा प्रेशर एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है कि नहीं यार? तो बी, सी एंड डी आंसर के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड सवाल पे बढ़ते हैं, सेकंड सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए O2 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा ध्यान से। सवाल नंबर है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देख लो भाई, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। मैंने कहा जैसे तू लिख रहा है S = UT + ½ AT²। देख जरा ध्यान से, ये डायमेंशनली करेक्ट है और वैसे भी करेक्ट है कि नहीं भाई? ये तो जानता है ना तू भी S = UT + ½ AT²। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि S = UT - ½ AT² या फिर S = माय लाइफ माय रूल्स, कुछ भी लिख दें, मान लो कि 500 AT²। तू अगर ध्यान से देखेगा तो डायमेंशनली ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना? लेकिन ओरिजिनली यही सही है, ये सही दोनों नहीं है। तो बोल रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। मैंने कहा मे का समझ में आता है ना? वेरी गुड। तो आंसर हो गया 1। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट। मैंने कहा ये देखो इनकरेक्ट हो गई। सेकंड भी सही है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। मैंने कहा हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डायमेंशनली गलत हो और पूरी तरह से सही हो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट होगी तो सही हो सकती है, लेकिन सही इक्वेशन होगी तो डायमेंशनली करेक्ट होगी और वैसे भी सही होगी। तो आपके पास जो ऑप्शन जो सी है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, ये वाले विचार गलत हो गए हैं। तो सी ऑप्शन नहीं होगा भाई साहब। ए होगा, बिल्कुल होगा, बी होगा। डी के बारे में बात करते हैं। डी बोल रहा है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट। अच्छा, डायमेंशनली इनकरेक्ट, इसको टी क्यूब कर लो। मान लो इसको टी क्यूब कर दोगे तो अब ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई है, और डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी तो इनकरेक्ट तो पक्की होगी, है कि नहीं यार? वेरी गुड। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नहीं यार कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो करेक्ट होने का तो वैसे ही सवाल पैदा नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन जो है वो तो ठीक है ना, मतलब ठीक हो गया, तो डी भी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। कौन से सवाल पे? तीसरा सवाल देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल द क्वांटिटी मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। मैंने कहा बिल्कुल लिखा जा सकता है ना? लिखा जा सकता है और इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल एकदम साधारण सी बात कर रहा है। सारी क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म में तो लिखा ही जा सकता। हाँ, आपस में दो बेस क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती, मतलब इसीलिए उनको बेस क्वांटिटी बोलते हैं, फंडामेंटल, है कि नहीं है? चलिए भाई साहब बी पे चलते हैं। पहले वाला विचार सही है। बी में ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटली डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी। हाँ भाई साहब, हाँ, मतलब मास का लेंथ से और लेंथ का टाइम से और टाइम का करंट से और करंट का मोल से कोई लेना देना नहीं है। तो बी वाले विचार भी इसने सही लिखे हैं, बहुत बढ़िया। सी में बोल रहा है डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज ऑलवेज 0। बिल्कुल भाई साहब, अगर मान लीजिए कि बोले मास जो है लेंथ पे कैसे डिपेंड करा, तू बोलेगा 0 0, क्योंकि मास का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल सही विचार है। द डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज ऑलवेज 0, ये भी ठीक है, सी भी ठीक है। डी पे आइए भाई साहब। डी क्या बोल रहा है? द डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी। मैंने कहा ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। जैसे मैं बात करता हूं वेलोसिटी की, है ना, वो क्या होगा? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम आएगा। तो ये क्वांटिटी m0 L1 t की पावर -1। अबे मास पे तो डिपेंड ही नहीं की, मास पे थोड़ी डिपेंड की है यार, मास तो बेस क्वांटिटी है ना, मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो तुमसे बोला है कि डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी। अरे भाई ये तो लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है, करंट मोल पे थोड़ी डिपेंड कर रही है, लुमिनियस इंटेंसिटी पे थोड़ी डिपेंड कर रही है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई सारी बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, एक दो पे डिपेंड कर रही है, बाकी पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। तो ये विचार गलत लिखा हुआ भाई साहब। डी वाली बात जो है वो गलत लिखी हुई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी, है कि नहीं यार? तो अभी अपन जो है यहाँ पे विराम लेते हैं। मतलब अपने पास अभी कौन से सवाल बच गए हैं? इसमें एक्सरसाइज वाले सवाल बच गए। हमने कौन कौन से देख लिए हैं? हमने देख लिए हैं एग्जाम्पल देख लिए हैं, वर्कड आउट एग्जाम्पल देख लिए हैं, और शॉर्ट आंसर देख लिए हैं, और ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 देख लिए हैं। और ब्रेक के बाद यानी कि सेकंड वाले पार्ट में अपन एक्सरसाइज के सवाल भी देख लेते हैं। आप इन सारे सवालों को ईमानदारी से सॉल्व करें, और एक बात और ध्यान रखें, अलग नोटबुक बनाएं भाई साहब, है ना? सवाल नंबर लिखें, सवाल लिखने की कतई जरूरत नहीं है, उसका सॉल्यूशन लिखें। उसमें ये जरूरी नहीं कि आप बहुत मतलब बढ़िया राइटिंग से उसको ले, ऐसा लिख कि तेरे को समझ में आ जाए, है ना? क्योंकि जब तू एग्जाम
के टाइम रिवीजन कर रहा होगा, तुरंत तेरा सॉल्यूशन जो है वो देख लेगा, तो वो सवाल जो है दोबारा से हो जाएगा। और जो सवाल तेरे को अच्छा लगे उसको स्टार मार्क कर, सारे सवाल को मतलब जो स्टार मार्क नहीं करना है, जो ढंग का सवाल लगे उसी को मार्क करना है, और फिर रिवीजन के टाइम उसी सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत सारा ज्ञान हम बांट दिए हैं अभी, लेते हैं यहीं पे मतलब ब्रेक लेते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।